नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम प्रशासन की दुनिया में थोड़ी गहराई तक जा रहे हैं और एक सवाल उठा रहे हैं कि क्या वो पुराने क्लासिक विचार जो लगभग 100 साल पहले दिए गए थे वो आज भी भारत के सरकारी कामकाज में मायने रखते हैं। हम बात कर रहे हैं लुथर गुलिक और लिंडाल उर्विक की। इनके सिद्धांत कभी मैनेजमेंट की कह सकते हैं बाइबल माने जाते थे। जी हाँ। हमारे पास जो जानकारी है वो इन्हीं क्लासिक सिद्धांतों की तुलना आज के भारतीय शासन से करती है। तो आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि ये विचार जो कागज पर तो बड़े तार्किक लगते हैं वो आज की असलियत में मतलब भारत की जो जटिल व्यवस्था है उसमें कितने काम के हैं और कहाँ पर वो शायद उतने कारगर नहीं है। जैसे उनका वो मशहूर एक्रोनिम है POSDCORB। क्या वो वाकई आज भी सरकारी दफ्तरों में जिंदा है या बस इतिहास बन गया है? चलिए इसी पर बात करते हैं, क्या प्रासंगिक है और क्या नहीं। बिल्कुल। और ये समझना भी जरूरी है कि गुलिक और उर्विक उस दौर के विचारक थे जब मैनेजमेंट को एक विज्ञान की तरह देखने की कोशिश शुरू हुई थी। उनका लक्ष्य था ऐसे सिद्धांत खोजना जो हर तरह के संगठन पर लागू हों और उसे ज्यादा कुशल मतलब एफिशिएंट बना सकें। उन्होंने प्रशासन को एक व्यवस्थित मशीन की तरह देखा था। मशीन की तरह, हाँ ये दिलचस्प है। तो चलिए उनके सबसे मशहूर आइडिया से ही शुरू करते हैं। POSDCORB यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग। सुनने में तो ये किसी भी बड़े काम का ब्लूप्रिंट लगता है। क्या ये आज भी भारत सरकार में कहीं इस्तेमाल होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। और शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा। ये जो एक तार्किक क्रम है ना, पहले सोचो, फिर ढांचा बनाओ, लोग रखो, उन्हें निर्देश दो, सबके बीच तालमेल बिठाओ, फिर देखो क्या हुआ, और आखिर में हिसाब किताब यानी बजट। ये आज भी कई सरकारी योजनाओं की प्लानिंग का आधार है। अच्छा। हाँ, आप देखिए, पहले का जो योजना आयोग था या आज का नीति आयोग है, जो सरकार का मुख्य पॉलिसी थिंक टैंक है, उनके काम करने के तरीके में आपको इसी पोस्टडीकॉर्प की मतलब एक झलक मिलेगी। पॉलिसी बनाने से लेकर बजट तक और फिर उसकी निगरानी, ये ढांचा मौजूद है। तो ये सिर्फ किताबी बात नहीं रह गई है, लेकिन क्या ये हर जगह फिट बैठता है? जैसे प्लानिंग बजटिंग तो ठीक है, पर बाकी चीजें? देखिए, उनके दूसरे विचार भी कहीं ना कहीं दिखते हैं। जैसे एक था काम का स्पष्ट विभाजन, क्लियर डिवीजन ऑफ वर्क। उनका मानना था कि भाई कंफ्यूजन ना हो, जिम्मेदारी तय हो, इसके लिए हर किसी का रोल एकदम साफ होना चाहिए। हाँ ये तो जरूरी है। अब भारतीय सिविल सेवाओं को ही देख लीजिए। IAS का फोकस नीति और प्रशासन पर, IPS का कानून व्यवस्था पर, IFS विदेश मामलों पर। ये क्या है? ये किरदारों का बंटवारा ही तो है जो उनके सिद्धांत से मेल खाता है। और जब काम बंटा होता है तो फिर सबको साथ लाना मतलब समन्वय या कोऑर्डिनेशन वो बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल सही कहा। गुलेक और उर्विक शायद इसे विभागों के बीच का गोंद मानते थे, है ना? बिल्कुल सही कहा, गोंदी समझिए। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण शायद आजकल आपदा प्रबंधन में दिखता है, डिजास्टर मैनेजमेंट। हाँ बिल्कुल। सोचिए, जब कोई बाढ़ आती है या तूफान आता है, कैसे गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, NDRF, सेना, राज्य सरकारें, इन सबको एकदम तेजी से और मिलकर काम करना पड़ता है। अगर इनमें तालमेल बिगड़ जाए तो सोचिए क्या होगा। ये समन्वय उनके लिए प्रशासन की जान था। और तालमेल के अलावा उन्होंने विशेषज्ञता पर भी जोर दिया था, स्पेशलाइजेशन, कि भाई एक काम बार बार करने से दक्षता आती है, स्पीड बढ़ती है। हाँ, और ये विचार तो आज भी बहुत प्रासंगिक है। आप देखिए, जैसे GST काउंसिल है, उसमें टैक्स मामलों के विशेषज्ञ होते हैं। RBI में मौद्रिक नीति बनाने वाले अर्थशास्त्री और फाइनेंस एक्सपर्ट्स होते हैं। अच्छा, ने व्यवस्थित और तार्किक लगते हैं। क्या ये आज की जो उलझी हुई दुनिया है, खासकर भारत जैसे देश में जहां हर कदम पर नई चुनौतियां हैं, क्या ये उतने ही कारगर है? बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने। यहीं पर उनके विचारों की सीमाएं, उनके लिमिटेशंस दिखने लगती हैं। पहली और शायद सबसे बड़ी आलोचना उनके पदानुक्रम पर अत्यधिक जोर को लेकर है। टू मच फोकस ऑन हायरार्की। उनका मॉडल बहुत टॉप डाउन था, मतलब आदेश ऊपर से आएंगे, नीचे वाले बस पालन करेंगे, बॉस ही सब कुछ तय करेगा। हाँ, जैसे मिलिट्री में होता है वैसा कुछ। पर क्या सरकार ऐसे चल सकती है आज? मुश्किल है, बहुत मुश्किल। आज की समस्याएं इतनी जटिल हैं कि सिर्फ ऊपर बैठा अधिकारी सब कुछ नहीं समझ सकता, ना सुलझा सकता है। हमें अब चाहिए क्षैतिज टीम वर्क, हॉरिजॉन्टल टीम वर्क। हॉरिजॉन्टल टीम वर्क, जहां अलग अलग विभागों के अलग अलग स्तर के लोग मिलकर काम करें। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, जैसे भारत सरकार का आकांक्षी जिला कार्यक्रम है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम। उसमें पिछड़े जिलों के विकास के लिए कलेक्टर, डॉक्टर, टीचर, स्थानीय लोग सब मिलकर योजना बनाते हैं, काम करते हैं। ये गुलिक उर्विक के सख्त हायरार्किकल मॉडल से बहुत अलग है।
और एक बात, उन्होंने तो शायद राजनीति और प्रशासन को बिल्कुल अलग-अलग माना था कि नेता बस नीतियां बनाएंगे और अधिकारी उन्हें चुपचाप लागू कर देंगे। क्या भारत में ऐसा होता है? अरे असलियत में तो बिल्कुल नहीं। ये उनकी सोच की एक बहुत बड़ी सीमा थी, एक तरह से कहें तो भोलापन था। भारत एक लोकतंत्र है। यहाँ राजनीति और प्रशासन एकदम गुंथे हुए हैं। मंत्री हैं, विधायक हैं, वो प्रशासनिक फैसलों पर गहरा असर डालते हैं, प्राथमिकताएं तय करते हैं। अधिकारी को सिर्फ नियम कानून नहीं देखना होता, उसे राजनीतिक माहौल, जनता की उम्मीदें, इन सबके बीच संतुलन बनाना पड़ता है। गुली कुर्विक का मॉडल इस सच्चाई को नजरअंदाज करता है। तो फिर उनका वो आदेश की एकता वाला सिद्धांत, यूनिटी ऑफ कमांड, कि एक कर्मचारी को सिर्फ एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए, वो भी आज के जमाने में प्रैक्टिकल नहीं लगता। बहुत मुश्किल है। आप आज एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ही सोचिए। उसे अपने डिविजनल कमिश्नर से भी निर्देश मिलते हैं, राज्य सरकार से भी आदेश आते हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं के टारगेट भी पूरे करने हैं। हाँ, फिर स्थानीय विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, उनकी भी अपेक्षाएं होती हैं। कभी कभी कोर्ट का कोई आदेश आ जाता है और मीडिया का दबाव तो है ही। तो ऐसे में वो सिर्फ एक बॉस वाली बात कहाँ टिकती है? ये आज के समय में काफी हद तक अवास्तविक लगता है। हाँ, ये तो है। और नियमों पर उनका जो बहुत ज्यादा जोर था कि हर चीज के लिए नियम हों, प्रक्रियाएं हों, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसीजर्स, क्या वो आज भी उतना ही फायदेमंद है? नियम तो जरूरी हैं, पर जरूरत से ज्यादा नियम वो तो काम अटका भी सकते हैं, है ना? बिल्कुल। यहीं पर एक और दिक्कत आती है। नियम और मानकीकरण जरूरी हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो स्थिरता लाते हैं, निष्पक्षता लाते हैं। और आज भी देखिए, सीवीसी का विजिलेंस मैनुअल है, सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स हैं, ये सब अहम है। लेकिन गुली कुर्विक के मॉडल में नियमों पर इतना ज्यादा फोकस था कि वो कभी-कभी लचीलेपन, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, और नई सोच यानी इनोवेशन का गला घोंट देता है। मतलब अगर हर चीज पहले से तय नियमों में बंधी होगी, तो फिर नई चीजें कैसे होंगी? जैसे आजकल स्टार्टअप इंडिया की बात होती है, डिजिटल इंडिया की, जहां तेजी चाहिए, नए प्रयोग करने की जरूरत है। सही पकड़ा। ऐसे माहौल में जहां आपको तेजी से फैसले लेने हों, नई चीजें आजमानी हों, वहां जरूरत से ज्यादा नियम कानून वो बाधा बन सकते हैं। गुली कुर्विक का मॉडल ऐसे डायनामिक माहौल के लिए शायद उतना फिट नहीं बैठता। वो एक बनी बनाई व्यवस्था को चलाने के लिए बेहतर था, ना कि उसमें कोई बड़ा बदलाव लाने के लिए। और उनका वो POSD CORB वाला ढांचा, क्या वो हर तरह की समस्या सुलझा सकता है? मान लीजिए हमें गरीबी कम करनी है या क्लाइमेट चेंज से निपटना है, क्या ये फॉर्मूला वहां भी काम करेगा? शायद नहीं। POSD CORB जो है वो नियमित रोजमर्रा के प्रशासनिक कामों के लिए ठीक है, रूटीन टास्क्स, जैसे कोई डिपार्टमेंट चलाना है, बजट बनाना है, रिपोर्टिंग करनी है। लेकिन गरीबी, असमानता, पर्यावरण संकट, स्वास्थ्य से जुड़ी बड़ी चुनौतियां, ये बहुत जटिल सामाजिक समस्याएं हैं। कॉम्प्लेक्स सोशल प्रॉब्लम्स। इनके लिए POSD CORB अपर्याप्त है। इन समस्याओं के लिए सिर्फ सरकारी विभागों के बीच समन्वय काफी नहीं होता। तो फिर क्या चाहिए होता है इनके लिए? इनके लिए चाहिए बहुहित धारक सहयोग, मल्टी स्टेक होल्डर कोलैबोरेशन, यानी सरकार के साथ साथ सिविल सोसाइटी, NGOs, प्राइवेट सेक्टर, एक्सपर्ट्स और सबसे जरूरी खुद समुदाय के लोग, सबको मिलकर काम करना होगा। गुली कुर्विक के मॉडल में प्रशासन का फोकस ज्यादातर अंदर की तरफ था। बाहर की दुनिया, जनता, दूसरे सहयोगी, उनकी भूमिका पर उतना ध्यान नहीं था। तो मतलब उन्होंने सहभागी शासन के बारे में नहीं सोचा था। पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, जनता की भूमिका बस सेवाएं लेने वाले की थी, ऐसा कुछ? हाँ, मोटे तौर पे कह सकते हैं। उनके समय में ये सोच उतनी मजबूत नहीं थी। लेकिन आज तो गुड गवर्नेंस की परिभाषा ही बदल गई है। अब RTI है, सोशल ऑडिट्स हैं, ग्राम सभाओं की भागीदारी है, E-गवर्नेंस के जरिए नागरिकों से सुझाव लिए जाते हैं। ये सब सुशासन का अहम हिस्सा माने जाते हैं। उनके क्लासिक मॉडल में ये नागरिक भागीदारी वाले एंगल लगभग गायब है। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। और एक आखिरी सवाल जो मेरे मन में बार बार आ रहा है, उनके मॉडल में इंसानी पहलू का क्या प्रशासन सिर्फ नियमों, प्रक्रियाओं और ढांचों का खेल है? इंसान, उनकी भावनाएं, उनकी संस्कृति, इनका कोई रोल नहीं है? ये शायद उनके मॉडल की सबसे गहरी और बुनियादी सीमा है। उन्होंने प्रशासन को देखा एक मशीन की तरह और इंसानों को उस मशीन के पुर्जों की तरह। उनका सारा फोकस काम की दक्षता, एफिशिएंसी पर था। हाँ। लेकिन प्रशासन और खासकर भारत जैसे विविधता वाले देश में सिर्फ मशीन चलाकर काम नहीं कर सकता। यहाँ अधिकारियों को अलग अलग समुदायों, भाषाओं, जरूरतों वाले लोगों से डील करना होता है। मतलब सिर्फ नियम जानने से काम नहीं चलेगा, इमोशनल इंटेलिजेंस भी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ सहानुभूति चाहिए, एम्पथी,
लोगों की बात सुनने का धीरज चाहिए, स्थानीय संस्कृति और परंपराओं की समझ होनी चाहिए, एक मानवीय दृष्टिकोण बहुत जरूरी है। गुलिक और वरिक का मॉडल इन सॉफ्ट लेकिन बेहद जरूरी पहलुओं को लगभग पूरी तरह अनदेखा कर देता है। वो ये भूल जाता है कि प्रशासन आखिर है तो इंसानों के लिए और इंसानों द्वारा ही चलाया जाता है। तो कुल मिलाकर बात ये निकलती है कि गुलिक और उर्विक के विचार पूरी तरह से खारिज नहीं किए जा सकते। उनकी दी हुई जो नींव है, जैसे योजना बनाना, संगठन बनाना, समन्वय करना, बजट बनाना, वो आज भी प्रशासन की इमारत में कहीं ना कहीं ईंट की तरह लगी हुई है। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने प्रशासन को एक व्यवस्थित सोच दी, कुछ बुनियादी उपकरण दिए जो आज भी उपयोगी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय मंत्रालयों की जो कार्यप्रणाली है, सिविल सेवा का जो प्रशिक्षण है, जैसे मसूरी में LBSNA में IS ट्रेनिंग होती है, या कई सरकारी प्रक्रियाएं हैं, उन पर आज भी उनके सिद्धांतों का असर दिखता है। उन्होंने प्रशासन को एक विषय के रूप में, एक अनुशासन के रूप में स्थापित करने में बहुत अहम भूमिका निभाई। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, उनका मॉडल जो पिछली सदी की औद्योगिक सोच पर आधारित था, वो आज के भारत के लिए जो इतना तेजी से बदल रहा है, इतना कनेक्टेड है और इतना ज्यादा जटिल है, कई मायनों में अपर्याप्त है। ये बहुत कठोर है, रिजिड है, बहुत ज्यादा ऊंच नीच वाला है, हायरार्किकल है और जरूरत से ज्यादा नियमबद्ध है, रूल बेस्ड है। तो आज की जरूरतें क्या हैं जो उनके मॉडल में पूरी नहीं होती? आज भारत को प्रशासन में चाहिए ज्यादा लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, ताकि वो बदलती परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल सके। चाहिए नवाचार, इनोवेशन, ताकि पुरानी समस्याओं के नए समाधान खोजे जा सकें। हाँ। चाहिए टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल, सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए नहीं, बल्कि सेवाएं देने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए। चाहिए सक्रिय नागरिक भागीदारी, सिटीजन पार्टिसिपेशन, हाँ। ताकि लोग शासन में अपनी बात रख सकें, अपनी जरूरतें बता सकें। और चाहिए सहयोगी शासन, कोलैबोरेटिव गवर्नेंस, जहां सरकार अकेले सब कुछ न करे, बल्कि समाज के दूसरे हिस्सों के साथ मिलकर काम करे। ये वो चीजें हैं जिन पर गुलिक उर्विक ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। संक्षेप में कहे तो उनके विचार एक मजबूत बुनियाद तो देते हैं, लेकिन आज की जो प्रशासनिक चुनौतियां हैं, उनका सामना करने के लिए सिर्फ वो बुनियाद काफी नहीं है। बिल्कुल। हमें उस बुनियाद पर एक नई, ज्यादा लचीली और शायद ज्यादा इंसानी इमारत खड़ी करने की जरूरत है। बिल्कुल। तो आज की इस गहन चर्चा का सार यही निकलता रहा है, क्लासिक सिद्धांत बनाम आधुनिक जरूरतें। गुलिक और उर्विक ने हमें प्रशासन का नक्शा बनाने के कुछ शुरुआती औजार तो दिए, पर आज मंजिलें बदल गई हैं, रास्ते ज्यादा पेचीदा हो गए हैं और हमें नए औजारों और नई सोच की जरूरत है। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सिर्फ काम निपटाने की दक्षता यानी एफिशिएंसी से आगे बढ़ के हम भारतीय प्रशासन की संरचनाओं और प्रक्रियाओं को कैसे बदल सकते हैं, ताकि वो जमीनी स्तर पर लोगों के प्रति सहानुभूति यानी एम्पैथी, असली जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी और बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालने की क्षमता यानी अनुकूलनशीलता, अडेप्टेबिलिटी, इनको सच में बढ़ावा दे सकें। ये सवाल हमें उन मशीनी मॉडल से आगे ले जाकर एक ज्यादा मानवीय और असरदार प्रशासन की तरफ सोचने पर मजबूर करता है।